नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। 2 दौर का मतदान हो चुका है। 18वीं लोकसभा के लिए 7 दौर का बचा हुआ है। 7 दौर में से 2 चले गए हैं, 5 बचे हैं, 4 मई में होने हैं और 1 जून को होना है। 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे और किसी को कोई संदेह नहीं है इस बात में। सीट कितनी आएँगी इसको लेकर के तर्क-वितर्क हो सकते हैं, मतांतर हो सकते हैं, लेकिन इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। ये तो हम भरोसे के साथ कह सकते हैं और ये भरोसा आता कहाँ से है? ये अपने आप में एक पिन पॉइंट बात है और केंद्रीय बिंदु है आज हमारी चर्चा का। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जिनके 5 दशक तो पत्रकारिता में और लेखन में ही बीते हैं और पिछले 4 वर्ष आप एक यूट्यूबर के तौर पर भी उनको जानते हैं और जानते ही नहीं हैं, उनकी इतनी गाढ़ी पहचान बन चुकी है कि अब उन्हें जो उनका 5 दशक का पत्रकारिता का कार्यकाल था, जो उनकी सेवाएँ थी समाज के लिए, देश के लिए, उसके लिए जो वास्तव में सम्मान मिलना चाहिए था, वो अब यूट्यूबर के तौर पर उनकी पहचान है या उनकी सेवा है या जो वो जागरूकता का एक अभियान चला रहे हैं, अब उनको वो सम्मान मिल रहा है। मैं उनको पहले जोड़ लेता हूँ, उसके बाद मैंने जो ये बात कही है, क्यों कही है, इसका भी उल्लेख करता हूँ और फिर मूल विषय पर हम लोग आएँगे। तो सीधे जुड़ जाते हैं मुंबई से भाऊ तोरसेकर जी के साथ। भाऊ, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अभी भाऊ 2 दिन पहले ही मुंबई में एक ऐसे मंच पर थे, जिस मंच पर होना ही बहुत बड़ा सम्मान है। मैं ये नहीं कहता कि उससे बड़े मंच नहीं होंगे या नहीं हुए हैं, लेकिन अगर मंगेशकर परिवार की तरफ से कोई आयोजन किया जा रहा हो, मेरा आशय लता मंगेशकर परिवार की ओर से है। हर वर्ष लता मंगेशकर के पिताजी के नाम पर एक पुरस्कार का वितरण होता है और चूँकि लता जी नहीं है, तो अब उनके नाम पर भी पुरस्कार है और इस बार का जो लता मंगेशकर पुरस्कार है, वो अमिताभ बच्चन को दिया गया। कुछ दूसरी हस्तियों को भी दूसरी जो वर्ग के पुरस्कार थे, उनसे उनको नवाजा गया। उनमें पद्मिनी कोल्हापुरे से लेकर के ए.आर. रहमान, रणबीर हुड्डा, एक मराठी के बहुत ही चर्चित कलाकार जिन्होंने 200 से ज़्यादा चलचित्रों में काम किया है, जो रंगमंच के भी बहुत मंझे हुए आर्टिस्ट हैं और भाऊ तोरसेकर को भी पुरस्कार दिया गया। और वहाँ के कुछ चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जब भाऊ तोरसेकर को उषा मंगेशकर, जो लता जी की छोटी बहन हैं, वो पुरस्कार दे रही थी, तो आप इस दृश्य में देख रहे हैं, ठीक भाऊ के बराबर में अमिताभ खड़े हुए हैं, पीछे पद्मिनी खड़ी हुई हैं और दूसरे कलाकार इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये मंच का है, जिसमें भाऊ पद्मिनी कोल्हापुरी और अमिताभ बच्चन के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भाऊ का वहाँ संबोधन हुआ था और बड़े रोचक किस्से उन्होंने सुनाए अमिताभ और ब बाला साहब ठाकरे को लेकर के। ये क्लोज़अप है मंच का। मेरा कहने का आशय सिर्फ़ ये है, प्रोग्राम शुरू करने से पहले अभी भाऊ अयोध्या भी गए थे जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था और ये हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है कि एक ऐसे ख्याति प्राप्त लेखक, पत्रकार हमारे अग्रज के तौर पर भी हमें मार्गदर्शन भी दिखाते हैं और उनकी जो पकड़ है विषयों पर, न केवल राजनीति पर बल्कि अलग-अलग विषयों पर, वो बेजोड़ है, वो अद्भुत है। और आज मैंने भाऊ को इसलिए भी याद किया है कि भाऊ की एक पुस्तक आई है अभी,
अश्वमेध 2024 और ये उनकी तीसरी पुस्तक है। मैं तो ये कहूँगा कि भाऊ की भी ये हैट्रिक है और मोदी भी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाऊ बहुत आपको बधाई भी और मैं आपसे छोटा हूँ लेकिन शुभकामनाएँ भी प्रेषित करता हूँ कि आपको अभी लता मंगेशकर पुरस्कार भी मिला है और आपकी पुस्तक भी आई है मराठी में भी और इसका हिंदी संस्करण भी आ गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि अश्वमेध 2024 लिखने का आपने कैसे सोचा? और इससे पहले भी मैं जानता हूँ कि 2014 और 2019 में भी आपकी पुस्तकें आई थी। थोड़ा-सा इसकी पृष्ठभूमि पर रोशनी डालिए। 2024 का चुनाव मेरे लिए कोई बड़ी मोदी के लिए चुनौती मैं नहीं मानता, क्योंकि ये चुनाव भी नहीं है। चुनाव से पहले ही मोदी जी अगर जीत गए, बीजेपी जीत गई है, तो मैं पिछले मानो 2-3 साल से सोचता रहा कि अगला लोकसभा चुनाव कैसे होगा? इसमें लड़ाई संघर्ष क्या होने वाला है? अब जितना सोचता गया, जितना अभ्यास करता गया, उतना मुझे समझ में आने लगा कि इसमें लड़ाई है ही नहीं। हाँ, एक औपचारिकता ज़रूर है कि भई 5 साल पूरे हो गए, पार्लियामेंट का लोकसभा का समय खत्म हो रहा है, तो अगली लोकसभा चुननी चाहिए। 17वीं लोकसभा का टाइम 5 साल का खत्म होगा, तो 18वीं लोकसभा का चुनाव होना चाहिए। अ, शायद लोगों के पसंद के नए-नए नुमाइंदे सामने आएँगे, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार कायम रहेगी। यानी बीजेपी की सरकार, मोदी प्रधानमंत्री, ये कायम रहेंगे। तो ये संघर्ष का रूप क्या है? ये लड़ाई कैसी होगी? ये जब मैं सोचते गया, तब मेरे ध्यान में आया कि ये लड़ाई असलियत में सत्ता पाने के लिए नहीं है। किसी दूसरे राजा को एक राजा हराता है, एक सेना को दूसरी सेना हराती है। इस ढंग की ये लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये दूसरे का सूबा या कुछ कब्जा करना है, दूसरे का राज्य कब्जा करना है, इसलिए लड़ाई है नहीं। ये अखंडित जो भारत है, पूरा 28 सूबे यहाँ हैं, जो कुछ है, तो उनको इकट्ठा रखना, ये काम पुराने ज़माने में जिसको चक्रवर्ती बोला जाता था, सम्राट बोला जाता था, उसके पीछे अपने-अपने नीचे जो होते थे, वो राजा होते थे, अपने-अपने सूबे के सर्वे होते थे, लेकिन एक देश करके उनको उस संघ राज्य में रहना पड़ता था और उससे बगावत नहीं कर सकते थे। तो हम मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स माना जाता है, संघ राज्य माना जाता है, लेकिन इस ढंग से चल रहा है क्या? मैंने एक जगह से केजरीवाल जीत जाता है, वहां मायावती जीत जाएगी, वहां स्टैलिन जीत जाएगा और वही केंद्र से लड़ाई शुरू करेगा। तो ये संघ राज्य को असलियत में एक नेशन स्टेट बनाना, इसके लिए उसमें एक समन्वय आना चाहिए। और अगर समन्वय आना चाहिए, तो दो जगह गलत अलग-अलग पार्टी हो सकती है, लेकिन ये उनमें टकराव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मोदी जी को बहुमत मिलेगा। इसके पहले भी बहुत सारे अलग-अलग पार्टियों के केंद्र और राज्य में सत्ता रही, लेकिन टकराव नहीं होता था। ये आजकल जो टकराव हो गया, वो टकराव खत्म करना है, तो इसको फिर से संघ राज्य बनाना पड़ेगा। और राज्य जो है, राज्य की सत्ता है, स्टेट पावर है, वो केंद्र के अंदर रहनी चाहिए और उससे झगड़े होने नहीं चाहिए। तो केंद्र का जो अधिकार है, वो राज्यों को मानना पड़ेगा। इसके लिए ये चुनाव हो। और ऐसा ऐसा संघर्ष जो होता था, उस समय पुराने जमाने में हमारी भारतीय परंपरा से अश्वमेध बोलते थे। जो एक राजा उस देश, पूरे खंडप्राय देश को इकट्ठा रखना चाहता था, तो वो खुद को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करता था। और अगर वो सम्राट घोषित करता था, तो वो बोलता था, जिसको मुझसे पंगा लेना है, जिसको संघ राज्य से लड़ना है, उसके साथ लड़ूंगा। मैं घोड़ा छोड़ रहा हूं, लड़ना है तो घोड़ा रोको, फिर लड़ाई होगी, वरना लड़ाई नहीं होगी। तुम केंद्र की ताकत मान लेते हो, लड़ाई नहीं होगी।
लेकिन अगर तुम केंद्र से पंगा लेना चाहते हो तो लड़ाई जरूर होगी, उसको अश्वमेध बोलते थे। इसलिए मैंने बोला कि 2 बार मोदी जीत गए, तीसरी बार चौथी बार जीतेंगे, लेकिन ये लड़ाई सेंटर में मेजोरिटी मेजोरिटी पाने के लिए या संविधान को बदलने के लिए नहीं है। संविधान में जो संघ राज्य बोला गया, यूनियन ऑफ स्टेट, वो एस्टेब्लिश करने के लिए, यानी संविधान जो है वो प्रस्थापित करने के लिए चुनाव हो रहा है। इसलिए मैंने इसका शीर्षक दिया है अश्वमेध 2024। जो एक दूसरे से लड़ने वाले राजा होते थे उनको चुपचाप बैठा कर अपने अपने राज्य संभालो, बाकी देश की परराष्ट्र नीति वगैरह हम देखेंगे, केंद्र देखेगा। इसको संघ राज्य बोलते हैं। वो फिर से एस्टैब्लिश करने की, यानी संविधान की जो कंसेप्ट है, संकल्पना है, वो फिर से प्रस्तावित करने का ये चुनाव है। इसलिए मैंने उसको नाम दिया है कि ये कैसा होगा वगैरह, इसका विवरण, यानी इन शॉर्ट अगर तो, कम शब्द बताना है तो मेरी किताब का मतलब ये है कि 4 जून के बाद जो नतीजे आने वाले हैं उसमें जो विश्लेषण नतीजों के बाद होने वाला है वो आज ही आप मेरे किताब में पढ़ सकते हो। मैं आपको वैसे इस किताब का लिंक अपने नीचे दे दूंगा, जहां मेरे दूसरे लिंक हैं, वहां से आप जाकर के इस पुस्तक को ऑनलाइन भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर के 19 चैप्टर हैं भाऊ की इस किताब में, और 19 चैप्टर में जो 2014 में एज पीएम फेस नरेंद्र मोदी को चुना था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने, उसकी पृष्ठभूमि भी भाव ने बताई है। इसके अलावा चुनाव कैसे जीता गया 2014 का, वो भी भाव ने इस पुस्तक में लिखा है। और 2014 के बाद जो भारतीय राजनीति का कैंचुली विसर्जन हुआ है, उसका उल्लेख भी चौथे चैप्टर में उन्होंने किया है। 5वें चैप्टर में उन्होंने चुनाव का जो एजेंडा रहता है आमतौर पर, वो कैसे नरेंद्र मोदी ने बदला, इसका उन्होंने बहुत विस्तार से और बहुत ही तथ्यपरक उल्लेख किया है। और लोकसभा 2014 नकारात्मकता का आविष्कार, ये छठे चैप्टर में है। और 7वें चैप्टर में आकर के फिर उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव का उल्लेख किया है और ये बताया है कि नकारात्मकता कैसे सकारात्मकता में बदली, क्योंकि 5 साल का जो उनका कार्यकाल था फिर उस पर मोहर लगाई थी। अभी मैं नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2014 यानी होप, यानी उम्मीदें, 2019 विश्वास, और अब 2024 गारंटी। तो ये 3 चरण आप समझ सकते हैं। भाऊ, खास तौर से आपने जो पुस्तक में उल्लेख किया, कुछ पॉइंट मैंने नोट भी किए हुए हैं, कि वो जो टोपी प्रकरण हुआ था, उसने राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया था एक लीडर के तौर पर, और एक प्रामाणिक नेतृत्व। ऐसे दृश्य हमने कभी पहले देखे नहीं थे कि एक लाइन लेना है और मुझे आपकी टोपी नहीं पहननी है, आप अगर दे सकते हैं तो शॉल दे दीजिए, वो स्वीकार है। इसने नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी प्रतिष्ठापित किया था। पूरे देश में भी और विदेश में भी चर्चा हुई थी उसकी। बिल्कुल। देखो, एक बात होती है, नेता जो होता है, नेता डिसीजन लेता है। देखो, आर्मी या कोई भी डिसिप्लिन फोर्स होता है, उसका जो नेता होता है उसको चैलेंज नहीं किया जाता। जब लड़ाई चल रही है, जब कुछ डिसीजन लेना है, तो वो जो डिसीजन लेगा वो सही है गलत है इस पर चर्चा नहीं होती। बस उसने तय किया हमको जाना है, लड़ना है। इसकी वजह से देश भी चलाने वाला जो सर्वोच्च नेता होता है वो सेनापति होता है, उसके साथ चर्चा आप नहीं कर सकते। और यही हम हमारे सब राजनेता भूल गए कि आप प्रधानमंत्री यानी एक पार्टी का देखकर अगर बात कर रहे हो तो लोग ऐसा नहीं सोचते। लोगों को पता है
अब आपने जो ये किया कि कैसे 2014 में लोगों को कांग्रेस यूपीए नहीं चाहिए थी, बस ये नहीं चाहिए, जो कुछ आएगा चलेगा, और उसमें उनको मोदी का चेहरा मिल गया कि हाँ ये डिसीजन में करे कि अरे ये वोट जाएंगे वो वोट जाएंगे, इसके लिए नहीं डरता। मुस्लिमों को इग्नोर करके आप सरकार नहीं बना सकते, ये तो 70 साल की थियरी थी, 60 साल की। उन्होंने टोपी नहीं ली तो दिखा दिया जो मेरे विचार है उस पर मैं पक्का हूं, और इसके लिए वोट मिले ना मिले मुझे परवाह नहीं है। तो उससे लोगों को एक डिसीजन मिल गया। मुझे याद है 1980 में जब अमेरिका का चुनाव चल रहा था, तो उनके यहाँ प्राइमरीज होते। प्राइमरीज का मतलब हर पार्टी में एक उम्मीदवार, अपने आप पार्टी के अंदर बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, चर्चा करते हैं, और एक उम्मीदवार खुद पार्टी चुनती है, पार्टी के अंदर चुनाव होता है, और उसके बाद फिर दो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट इनका जो चर्चा चलती है। तो बाद में बड़े बड़े बुद्धिजीवी, अलग अलग ग्रुप्स, उनके साथ वो उम्मीदवार होता है, उसकी चर्चा चलती है। तो अमेरिका के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी नामचीन नामवंत प्रोफेसर थे, उन्होंने एक सेशन किया था रोनाल्ड रेगन के साथ। तो रोनाल्ड रेगन को एक प्रोफेसर ने सवाल पूछा था कि तुम्हारी सोवियत पॉलिसी क्या होगी। उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन का झगड़ा चलता था, कोल्ड वॉर चलता था। तो उन्होंने बोला माय भाऊ पॉलिसी इज सिंपल, आई हैव टू विन, यू भाऊ हैव टू लूज, कुछ मुझे जी जीतना है। भाऊ कुछ हाँ कुछ दर्शकों की तरफ से टिप्पणी आ रही है कि आपकी आवाज कट रही है, तो आप ये लीड निकाल दीजिए, बिना लीड के बोलिए तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। ये लीड जो है अच्छा कंप्यूटर से हटा करके, लैपटॉप से हटा करके आप ऐसे ही बोलेंगे तो शायद आवाज ठीक आएगी। आवाज, इसको हाँ ठीक है। इसको तो नीच एक हाँ बात हाँ ऐसी होती है, जी जी तो रोनाल्ड रिगन को पूछा गया कि आपकी सोवियत पॉलिसी क्या है। तो सोवियत पॉलिसी जो चलती थी, तो उन्होंने बोला कि आई हैव टू विन, दे हैव टू लूज, मुझे जीतना है उनको हारना है। तो बोले ये तो घोषणा हुई, पॉलिसी कहाँ है। तो रोनाल्ड रेगन ने बताया था पॉलिसी तो मैं बनाऊंगा नहीं, पॉलिसी चॉइसेस क्या है आप बनाएंगे, और मैं उनमें से एक जो चॉइस होगा वो एक पॉलिसी चुनूंगा। तो आई विल बी ए डिसीजन मेकर। तो देश का जो सबसे बड़ा नेता होता है उसको डिसीजन मेकर होना चाहिए। तो लोगों ने देखा कि यह अगर इस ढंग से वोटों की परवाह ना करते हुए अगर टोपी वापस दे रहा है तो ये कठोर निर्णय ले सकता है। लोगों ने उसको नकारात्मकता के कारण चुना था, लेकिन 5 साल बाद लोगों ने विश्वास पैदा हो गया, उनको रिपीट किया, और आज ये सकारात्मकता की ओर जा रहा है। एक यशवंत देशमुख नाम के सेफोलॉजिस्ट है, उन्होंने पिछले 2 महीने पहले एक बात अच्छी बताई कि हमारे सेफोलॉजी यानी ओपिनियन पोल क्यों फंसते। तो ओपिनियन पोल जब से शुरू हो गए वो नकारात्मक आधार पर थे, एंटी इनकम्बेंसी पर थे, लेकिन मोदी आने के बाद चुनाव सकारात्मक होने लगे। हमको कौन नहीं चाहिए इस पर आधारित चुनाव नहीं होता, हमको कौन चाहिए इस पर चुनाव होता है। और ये बात अभी तक अपोजिशन विरोधी दलों के दिमाग में पहुंची नहीं है। तो आप लोगों को क्या पेश कर रहे हो इस पर चुनाव का रिजल्ट होगा, लेकिन इनके समझ में वो नहीं आ रहा है, इसलिए अपोजिशन हार रही है और मोदी जी जीत रहे, क्योंकि मोदी जी जानते हैं लोगों को पॉजिटिविटी चाहिए, निगेटिविटी नहीं चाहिए। एक सीधा आपको दे दूंगा कि आप अस्पताल में आपका कोई है तो आप उसको धैर्य देने की कोशिश करते हैं, उसको समझाने की, ना को उसको इसमें कौन मरा, इसमें क्या हो गया, इसका हार्ट टूटा, ऐसी बातें नहीं बताते, आप सकारात्मक बातें बोलते हो। तो आज का जो भारत समाज है वो सकारात्मकता की ओर चलना चाहता है, और इसी कारण से मोदी अगर सकारात्मक है तो वो जीतेंगे, और जो जो नकारात्मक है वो लोगों को वो बताते जा रहे हैं।
सही बात है। भाऊ आपने किताब में बहुत ही रोचक अंदाज में सुनील गावस्कर जिस तरह की बैटिंग करते थे या उनके बाद की पीढ़ी जिसमें सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और उसके बाद फिर अगली पीढ़ी महेंद्र सिंह धोनी वाली जो आई, उसका अंतर समझाया भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में और टूल्स को लेकर के भी कि किस तरह के टूल्स, किस तरह की विचारधारा, किस तरह की कार्यशैली। और एक जगह आपने लिखा है, मैंने उसको बल्कि नोट भी किया है, आपने लिखा है कि मोदी की जो कार्यशैली है, उसकी आदत लग चुकी है अब भारतीय जनता को। ये जो परंपरागत राजनीति थी हमारे यहाँ की, जातियों के नाम पर भड़का दीजिए, भावनाएं उभार दीजिए, वोट कैश कर लीजिए, अब इससे काम नहीं चलेगा। आपको डिलीवर करके दिखाना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा, पब्लिक को ये बताना पड़ेगा कि आप उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए न केवल संकल्पबद्ध हैं, बल्कि उसको सिद्ध करके भी दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो गावस्कर का ही इंटरव्यू मैंने 40 साल पहले, 35 साल पहले कभी पढ़ा था। तो उन्होंने एक बताया था कि भाई वेस्ट इंडीज हो, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया वगैरह, हम उनसे कम नहीं है, हमारे पास भी अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन वो उनकी जो टीमें हैं वो जीतना चाहती है। हम खेलते रहे लेकिन जीतना नहीं चाहते, उसमें हम सीरियस नहीं है, जीतने के लिए हम पॉजिटिव नहीं है, हम एग्रेसिव नहीं है, ये सोच थी। लेकिन सचिन तेंदुलकर वगैरह आने के बाद आहिस्ते आहिस्ते ट्रेंड बदलने लगा, और गांगुली कैप्टन हो गया तो वो तो बहुत एग्रेसिव था, जी। धोनी तो एग्रेसिव था। तो मुझे उस वक्त ये बात याद आ गई, गावस्कर बोलता था हमारे पास वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है, साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे लेकिन जीतेंगे। तो ये जो किलर इंस्टिंक्ट है, ये हम देखें कि गांगुली के बाद आ गए। आपको याद होगा वो इंग्लैंड के कुछ जो अपनी जर्सी निकालकर खुला नंगा बदन दिखाकर वो जर्सी घुमा रहा था, उस पर ऑब्जेक्शन बहुत ओवल हुआ, में। लेकिन किसी उसने हाँ। कुछ रास्ते बदलने पड़ते हैं, कुछ दायरे तोड़ने पड़ते हैं, वो मोदी जी तोड़ते गए और बदलता गया। अभी ये रोएंगे कि अरे भाई वाजपेयी ऐसे थे वैसे थे, अरे फिर वाजपेयी को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? अगर आप वाजपेयी को नहीं हराते तो वही पूरी पुरानी राजनीति चलती रहती। तो वाजपेयी को हटाकर आपने दायरा तोड़ने वाला मोदी के लिए रास्ता आपने खोल दिया। तो कहने का मतलब ये कि जब बदला है, मोदी ने सबसे पहले, अगर एक बात समझो कि नेहरू फैमिली के बाद मोदी ऐसा पहला प्राइम मिनिस्टर है कि जो किसी प्रांत का नहीं है, किसी सूबे का नहीं है। नरसिंह राव हुआ तो ये तो तेलुगु है, देवेगौड़ा हुआ ये तो कांग्रेसी है, मोरारजी हुआ ये तो गुजराती है। मोदी ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर है गांधी परिवार के बाद जिनको आप किसी सूबे से नहीं जोड़ सकते, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने गुजरात छोड़ दिया, वो वाराणसी के बन गए, और वाराणसी में बैठकर भी वहां से चुनकर आते, लेकिन कहीं से भी देश के कोने में जाओ तो लोगों को वो अपने लगते। ये पिछले 2-3 महीने में जिस ढंग से उनके तमिलनाडु में रोड शो हुए, केरला में, वो आप देखो क्या इमोशनल कनेक्ट है। तो फर्क वो पड़ता है कि हमको देश के कोने कोने से जुड़ना पड़ेगा। ये नहीं, और इसमें इन्होंने जाति, रिलीजन या भाषा, ये सब दायरे तोड़ दिए, सब दायरे तोड़ दिए। तो ये मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, यहाँ कुशवाहा और ये होता है, यहाँ और कोई गुज्जर और जाट होता है, ये सब दायरे तोड़ दिए इन्होंने। सबको अपनी अपनी जरूरतें और इनकम की तौर पर जोड़ लिया है। जातियां जो थी वो अलग कर दी, और हर जाति में जो उनकी जीने की स्टाइल है उससे उनको एक नई आइडेंटिटी दी है मोदी ने। और यही ये सब जी, जी। फंस गए। फंस कैसे गए आप? फंसे का मतलब क्या है?
कि वोटर मोदी जी के जमाने में ज्यादा से ज्यादा मैच्योर होते चला गया, मैच्योर होता गया वोटर, और एनालिस्ट और पॉलिटिशियंस ये इमेच्योर या एमेच्योर बनते गए। एमेच्योर का मतलब क्या होता है? थोड़ी टाइम पास करेंगे, इसके लिए जो काम करता है उसको एमेच्योर बोलते हैं। कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता ही एमेच्योर है, इमेच्योर तो है ही, एमेच्योर भी है, वो टाइम पास के लिए करता है, और इन्होंने पॉलिटिक्स प्रोफेशनल बना दिया। तो ये जब आप बात आपको समझती नहीं, तो आप उसका आकलन भी नहीं कर सकते। तो मेरा आकलन इस ढंग से चलता है कि लोगों पर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसका परिणाम क्या देख रहे हैं। अब 2 दौर का चुनाव हो गया है, और इसके बाद भी आकलन नहीं कर पा रहे जो हमारे एनालिस्ट है। अब एक बात और आपको बता दो कि पहले 2 चरण में वोटिंग बहुत कम हो गई, वोटिंग बहुत कम हो गई, ये जो बकवास कर रहे हैं सब, इनको जरा पूछो कि 2009 में 15 साल पहले कितने परसेंटेज वोटिंग हुआ था, जो आज 64 या 65% को कम हो रहे हैं। तो ये बता सकते हैं कि 2009 में देश भर का एग्रीगेट वोटिंग क्या था? 57% था, यानी उससे भी आज 7% है। हाँ, 2014 और 2019 से 1-8% कम है, लेकिन 2009 से तुलना करो, 7-8% होता है। यानी कि इनका आकलन भी कितना गलत है। अगर आकलन गलत है तो उस पर आप जो निदान करोगे वो भी गलत होगा, डायग्नोसिस गलत होगा, उसकी दवाई गलत होगी, उसका परिणाम गलत होगा। भाऊ एक बार आप जरा बाहर निकल करके दोबारा स्टूडियो में प्रवेश करिए, कुछ प्रॉब्लम अभी भी है आवाज की। एक बार बाहर एक बार बाहर निकल करके एक बार बाहर जाकर के फिर से एंटर करिएगा, शायद ठीक हो जाए। इंटरनेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है कई बार। जिस जगह आप हैं वहाँ स्पीड कई बार नेट की थोड़ी कम हो जाती है किसी किसी खास समय पर। तो बहुत संभव है भाऊ जहाँ पर हैं इस समय मुंबई में, वहाँ इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम हो, स्पीड का कुछ इशू हो। भाऊ फिर से स्वागत। हाँ, भाऊ ये जो इंडी अलायंस बना था नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, ये लोगों का मन क्यों नहीं जीत पाया, भरोसा क्यों नहीं जीत पाया? वो कौन से तत्व हैं जो आपकी नज़र में पूरी तरीके से गायब हैं? ठीक है, चुनाव से पहले आपने गठबंधन तो बना लिया, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, ना तो आप नियत लोगों के सामने रख पाए, ना नीति, और ना ही नेतृत्व कोई दे पाए। और कोई वजह आपको लगती है? नहीं, मैंने पहले आपको इसके पहले बात करते हो, ये सीरियस नहीं है। ये चलो थोड़ा टाइम पास करना है, थोड़ा गुड टाइम निकालना है, थोड़ी पिकनिक करनी है। मुझे बोलिए कि चुनाव हमारा दरवाजा खटखटा रहा है, और आप निकल जाते हो मणिपुर से मुंबई के पिकनिक पर। ये क्या बात है? ये क्या बात हुई, आप मुझे बताइए। अगर आप 14 जनवरी को निकलते हो और अप्रैल में आप मुंबई पहुंचते हो, तो बाकी कैंडिडेट कौन तय करेगा? अगर आप अपने पास पूरे अधिकार लेकर बैठे हो, ना कोई मीटिंग हो रही है। अब मुझे बताइए कि एक डॉक्टर का एक बड़ा अस्पताल है और ऑपरेशन भी करना है, और डॉक्टर बोलता है मैं पिकनिक हनीमून करके आ जाऊंगा, तब तो पेशेंट मर जाता है ना।
तो ये सीरियस ही है नहीं। तो आप कुछ भी करो, आप अलायंस बनाओ, आप फ्रंट बनाओ, अरे इसके लिए सीरियस होना पड़ता है, उसके लिए इकट्ठा बैठकर बातें करनी पड़ेगी। अब महाराष्ट्र में देखो, मुंबई महाराष्ट्र के वसंत दादा पाटिल एक बड़े कांग्रेस नेता थे सांगली से, उनकी पत्नी वहां से एमपी बनी है, खुद बने हैं, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री तक बने हैं, 2 बार बने हैं। ऐसे उनकी फैमिली वहां से, उनका बेटा फिर चुनकर आया, उनका पोता भी पिछली बार यूपीए में मिनिस्टर था सेंटर में, और आज उस जगह शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा कर दिया। उद्धव ठाकरे गए और अपना कैंडिडेट घोषित किया, ना कांग्रेस को पूछा, ना एनसीपी को पूछा। ये क्या गठबंधन है? ये क्या गठबंधन है? बोले तो कोल्हापुर की जगह हमारी थी, अब कांग्रेस ने ले ली तो हमने सांगली की ले ली। अरे ये क्या बात हो गई? ये बच्चे जैसे स्कूल में एक दूसरे के टिफिन पर मारामारी करते, झगड़ा करते हैं, उसी ढंग की बात हो गई कि आपने कोल्हापुर ले लिया तो हमने, यानी सीट का बैठ के बंटवारा क्यों नहीं हो पाया कि ये स्कूल के बच्चों जैसे झगड़ रहे और बोलते हैं कि हम तो टीम है। ऐसे नहीं होता। तेरी बैट मेरे स्टंप उसका गेंद, ऐसे बोलकर कभी टीम नहीं बनती ना मैच खेली जाती है। तो इसलिए मैंने एक बार कहीं बोला था, ये सब क्या है, प्यार करने वाले होते हैं ना, एक लड़का और लड़की जवान होते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करने लगते हैं, तो जाते हैं कहीं फिल्म देखते हैं, कहीं बागीचे में जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, चाट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं या चाइनीज खाते हैं। तू तेरे घर लौट जा, मैं मेरे घर लौट जाता हूँ। आगे कुछ होता नहीं है, आगे कुछ होता, क्योंकि आगे चलना है तो घर लेना पड़ेगा, संसार ये बर्तन लेने पड़ेंगे, बर्तन मांजने पड़ेंगे, घर में खाना पकाना पड़ेगा। तो ये प्यार में पड़े हैं, पूरे प्यार में है, लेकिन दे आर इन लव, बट शादी नहीं करना चाहते। तो शादी नहीं करोगे तो चुनाव कैसे लड़ोगे भैया? क्योंकि चुनाव शादी के बाद होने वाला बच्चा है। चुनाव का नतीजा मतलब शादी के बाद होने वाला बच्चा होता है। तो ये प्यार में बहुत है, एक दूसरे के लिए जान कुर्बान है, लेकिन बोलता है पहले कौन कुर्बान होगा? तो इसलिए इनकी बुरी हालत हुई है, और नतीजों में तो और बुरी हालत होने वाली है, और इनसे भी बुरी हालत जो सेक्युलर लुटियंस पत्रकार एनालिस्ट है उनकी होने वाली है। देखते हैं अभी क्या होता है। हमारे एक दर्शक हैं, लगातार वो कुछ ज़्यादा ही निराशाजनक बातें कर रहे हैं, दीपक प्रसाद करके। और दीपक जी, आपको भी और कुछ दूसरे लोगों को भी ज़रा मैं ये बता देता हूँ कि नरेंद्र मोदी को आप लूज़र बता रहे हैं ना, कि वो लूज़ करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी 2019 से भी ज़्यादा सीटों के साथ वापस आ रहे हैं। और जो लोग ये छाती पीट रहे हैं कि हिंदू सो रहे हैं, वोट नहीं कर रहे हैं, ये परसेप्शन बनाना भी ठीक नहीं है। आप लिखने वाले अपने आप से पूछिए, आप वोट डाल करके आए हैं? अगर आप वोट डाल करके आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोग भी वोट डाल करके आए हैं। ये जो वोट परसेंटेज आप लोग कम बता रहे हैं, अभी भाव ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ये कम परसेंटेज है ही नहीं, ये बिना मतलब एक परसेप्शन जो है बनाया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि एक बात और बता दो, आज का जो परसेंटेज पहले और दूसरे दौर का है, ये 1984 में इंदिरा हत्या के बाद देश व्यापी जो सिंपैथी की वेव आई थी, उससे भी आज का दो दौर का परसेंटेज ज्यादा है। और ये दीपक प्रसाद, आप 4 जून को आइएगा चैनल पर, जब हम लाइव होंगे तब आपसे बात करेंगे। तो इस तरह की निराशा का वातावरण ना फैलाएं और इस तरह की बातें बिल्कुल भी ना करें, जिससे दूसरों पर भी इसका गलत असर पड़े। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो है वो 2019 से भी बड़ी ताकत के साथ सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। बहरहाल, आखिर में
मैं सभी दर्शकों से ये बता दूं कि इस पुस्तक का लिंक मैं अपने इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। आप वहां जाकर के इस पुस्तक को ले सकते हैं। अभी एक सीमा सिंह हमारी बहन ने सवाल पूछा था कि क्या हिंदी में है, तो मराठी और हिंदी दोनों में है, और हिंदी का लिंक हम दे देंगे, क्योंकि मेरा चैनल हिंदी के जो पाठक हैं वो ज़्यादा देखते हैं, दर्शक। महाराष्ट्र में भी मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं, तो उनके लिए भी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी हिंदी पढ़ी जाती है, तो हम इसका एक लिंक दे देंगे, वो आपको मिल जाएगा। भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए। नमस्कार। और मैं एक बात और बोल दूं ओमकार जी। जी। देखिए, चुनाव मोदी ने जीत लिया है, मोदी ने चुनाव जीत लिया है। और जो आपने जिनका नाम दिया उनको मैं बता दूं कि मोदी जी जरूर चुनाव हार रहे, लेकिन 3 जून 2024 के रात तक मोदी जी रोज हारने वाले हैं मीडिया में। उनको 2024 के 4 जून को जो मतगणना है उसके बाद जीतना है, उस दिन तक। और ये तो मैं आज नहीं बोल रहा हूं, 3 साल पहले का मेरा प्रतिपक्ष पर आपको वीडियो मिलेगा। 3 साल मैंने बोला था 2024 तक मोदी जी रोज मीडिया में हारेंगे, उनको उसकी परवाह नहीं है, उनको 2024 की मतगणना के बाद जीतना है। तो चिंता मत करो, मोदी जी को जिनको हराना है हराते रहो, वो हारेंगे नहीं, क्योंकि नतीजे मतगणना के बाद होते। पॉलिटिकल असेसमेंट से कोई जीतता नहीं, कोई हारता नहीं। वैसे होता तो कमेंट्री में हम वर्ल्ड कप हर साल जीत जाते, लेकिन नहीं जीतते। सही बात। भाऊ, एक बार फिर आपको पुस्तक की भी बहुत बधाई और सम्मान जो मिला है उसकी भी बधाई। नमस्कार।